दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेंगे और शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा से। आई एम डॉक्टर एस के द्विवेदी गोइंग टू डिस्कस विद यू विद द कोल्ड वॉर एरा। This line shows that Cold War started from 1945 and ended in 1989। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ कोर्स कंटेंट्स हैं। पहला, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते पूरी दुनिया में दो शक्ति समूह बन गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इसके बाद इसमें बताएंगे एरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। ऐसे कौन कौन से इलाके थे, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो कोल्ड वॉर के दौरान घटित हुई। कोल्ड वॉर क्यों हुआ ये भी बताया जाएगा और इस कोल्ड वॉर को चैलेंज कैसे हुआ, अर्थात किसने इस शीत युद्ध के रास्ते में रुकावट डाली, उसमें हम बताएंगे आगे नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नैम के ही चलते पूरी दुनिया में एक नई आर्थिक व्यवस्था लाई गई, क्वेस्ट फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसी चैप्टर में ये भी बताएंगे कि भारत और शीत युद्ध अर्थात भारत की भूमिका क्या थी शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिक बर्नार्ड बारुक ने किया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया प्रोफेसर लिप्मैन ने। इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? विशेष करके अमेरिका और रूस के तनावपूर्ण रिश्तों के बारे में बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को वॉर ऑफ नर्व्स और प्रोपोगेंडा वार दिया था, अर्थात वो कहते थे कि ये मन में लड़ा जाने वाला युद्ध है या प्रचार का युद्ध है, प्रोपोगेंडा वार है। हमारे ही देश के केपीएस मेनन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसको इस तरह डिफाइन किया था, शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियों के बीच संघर्ष था, बोर्जाइज डेमोक्रेसी एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, अर्थात बुर्जुआ लोकतंत्र जिसका पालक या पोषक अमेरिका को कहा जाता है, और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था वाला रूस या सोवियत संघ। ये दो समूहों के मध्य संघर्ष था, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो प्रमुख शक्तियां इसमें शामिल थीं, यूएसए और यूएसएसआर, और दो प्रमुख व्यक्ति इसके सूत्रधार माने जाते हैं, जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिकन विदेश मंत्री और जोसेफ स्टालिन रूस के राष्ट्रपति। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कुछ फुल फॉर्म्स दिए गए हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं। पहला ये हुआ नैम, इसके बाद नियो, इसके बाद फिर यूएसएसआर बिल्कुल दिख रहा है, नेटो, सीटो, सेंटो, एलडीसीज। ये वो देश हैं जो बहुत दिनों तक किसी के उपनिवेश रहे हैं, बाद में स्वतंत्र हुए हैं, कम विकसित हैं, इसलिए इनको विद्वानों ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का नाम दे दिया है। ये अंकटैड संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जो कि दुनिया में विकास और व्यापार के लिए अपने सुझाव और सलाह समय समय पर देती रहती है। इनके बारे में आप पूरी तरह से परिचित हैं, यूएसए। अब बात करते हैं यहाँ पर
इन वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरफ मित्र देश थे और एक तरफ धुरी देश थे। मित्र देशों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। एक्सिस पावर जिनको हम धुरी देश कहते हैं उसमें जर्मनी, जापान, इटली ये शामिल थे, जिनको अलाइड फोर्सेस ने पराजित कर दिया था। और युद्ध की समाप्ति यहां से हुई थी नागासाकी और हिरोशिमा में। जापान के ये दो शहर हैं, अमेरिका ने बॉम्बार्डिंग की थी, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। अब यहां देखिए, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं शीत युद्ध के शुरू होने के। रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर। पहला, अमेरिकन फियर ऑफ कम्युनिस्ट अटैक। अमेरिका को इस बात का भय था कि साम्यवादी देश उस पर आक्रमण कर सकते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन स्टालिन को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद अमेरिका को के पास बम था, एटॉमिक बम था, इस बात का भय सोवियत रूस को हमेशा रहता था। और सोवियत संघ जो कि समाजवादी व्यवस्था का पोषक था, वो पूंजीवाद का विरोध करता था। इसके बाद एक और घटना जो जर्मनी में घटित हुई, सोवियत संघ की गतिविधियों के चलते जर्मनी का विभाजन हुआ था, जिससे दोनों महाशक्तियों के मध्य बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ और शीत युद्ध हुआ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, अमेरिका ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सीक्रेट शेयर करने से मना कर दिए थे, जिससे सोवियत संघ को यह डर था कि केवल अमेरिका के पास ही यह तकनीक रहेगी और वो कभी भी मुझे पराजित कर सकता है। आइए अब देखते हैं एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। यहां आप देख पा रहे हैं दो ब्लॉक बने पूरी दुनिया में, एक यूएसए का ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया, और दूसरा यूएसएसआर ब्लॉक, इसको ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने ग्रुप में स्मॉलर कंट्रीज को भी जोड़ने की कोशिश की। क्यों किया, साफ साफ दिख रहा है, टू गेन एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ऑयल एंड मिनरल्स। इन छोटे देशों के पास जो प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, खनिज इत्यादि थे, इन तक महाशक्तियों की पहुंच हो जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, इन छोटे देशों में महाशक्तियां अपने नौसैनिक, सैनिक अड्डे इत्यादि बनाना चाहते थे, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने विरोधियों पर कभी भी वार कर सकें। अब हम चलते हैं इसकी ओर, अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अरीना का मतलब यह है, इसको कहा जाता है मंच या अखाड़ा, या यूं कहें ऐसी कौन सी घटनाएं थी जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी। पहली घटना की चर्चा करते हैं, कोरिया क्राइसिस 1950। मित्रों आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध तक कोरिया जापान का एक उपनिवेश था और मित्र देशों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया को जापान से मुक्त करवा दिया। लेकिन 1948 में कोरिया का विभाजन हो गया और कोरिया दो हिस्सों में बट गया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। 1950 में उत्तरी कोरिया की सेना ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। यहां आपको यह बताना आवश्यक है, यह जरूरी है कि उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ करता था और दक्षिणी कोरिया का समर्थन अमेरिका करता था। बाद में यूएनओ की संयुक्त फोर्स के हस्तक्षेप के बाद यहां पर शांति स्थापित हुई। यद्यपि शांति आज भी नहीं है, लेकिन एक संधि जरूर हुई थी, शांति संधि स्थापित कराई गई थी। अगली घटना,
बर्लिन क्राइसिस 1958 से 62, जिसकी चर्चा हम लोग अभी ऊपर कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा बताना जरूरी है, 1961 के आसपास अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विवाद के चलते सोवियत रूस के कहने पर बर्लिन शहर के दो हिस्से कर दिए गए, एक तरफ पूर्वी जर्मनी और दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट डोमिनेंस था और वो सोवियत संघ का समर्थक था। पश्चिमी जर्मनी बोजाइस डेमोक्रेसी का समर्थक था और अमेरिका उसको समर्थन दे रहा था। इसलिए शीत युद्ध का एक प्रमुख अखाड़ा बर्लिन क्राइसिस या बर्लिन वॉल कही जाती है, अर्थात वहां पर दीवार बना दी गई। अब आते हैं एक और घटना पर, कॉन्गो क्राइसिस 1960। कॉन्गो 1960 तक बेल्जियम के अधीन था। 1960 में ये बेल्जियम से आजाद हुआ, परंतु वहां पर आपस में ही दो विरोधी गुटों के मध्य सत्ता संघर्ष चलता रहा और कभी एक गुट हावी होता था, कभी दूसरा गुट। और ये दोनों महाशक्तियां, शीत युद्ध की दोनों महाशक्तियां, एक गुट की तरफ अमेरिका रहता था और दूसरे गुट का पोषक सोवियत संघ रहता था। अब और एक घटना की ओर चलते हैं, वियतनाम क्राइसिस, वियतनाम संकट, जो कि लगभग 10 वर्ष से ज्यादा चला। और ये संघर्ष की कहानी यह है कि वियतनाम दो हिस्सों बटा था, दक्षिणी वियतनाम और पूर्वी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का समर्थन अमेरिका करता था और पूर्वी वियतनाम का समर्थन यूएसएसआर करता था। वियतनाम संकट के समय सबसे बड़ी आलोचना अमेरिका की हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर दखल दिया था और इस संकट में कई लाख लोग मारे गए और यहाँ तक कि 58,000 अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए थे। अब बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 से 62। इसके बारे में डिटेल में चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। इसको शीत युद्ध की बहुत बड़ी घटना माना जाता है। इसके बाद एक और प्रमुख मंच या अखाड़ा कहें, अफगानिस्तान क्राइसिस 1979 टू 89। अफगानिस्तान की घटना यह है कि सोवियत रूस ने 1979 में अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, वहां पर हस्तक्षेप किया था, जिसे अमेरिका ने अच्छा नहीं माना था। और अमेरिका का यह मानना था कि सोवियत रूस का प्रभाव एशिया तक पहुंच गया, पश्चिमी यूरोप से आगे बढ़ करके उसका प्रभाव एशिया तक पहुंच गया। इस घटना को ठंडे पड़े शीत युद्ध में पुनः जान माना जाता है और अफगानिस्तान की घटना को सेकेंड कोल्ड वॉर भी माना गया है, कि ये सेकेंड कोल्ड वॉर की शुरुआत है। इसको सेकेंड कोल्ड वॉर भी कहा गया है और ये लगभग 10 साल तक चला। ये लगभग 10 वर्ष तक चला और इन 10 वर्षों में जब अफगानिस्तान की घटना के बाद और कई घटनाओं के बाद सोवियत संघ कमजोर पड़ा, तब जाकर 1989 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को
खाली किया, ये भी शीत युद्ध का एक प्रमुख अखाड़ा कहा जाता है। दोस्तों, इस अध्याय के बचे हुए हिस्से को हम अगली रिकॉर्डिंग में आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।